आज भूगोल के विद्यार्थियों का राजकीय महाविद्यालय जाडूल के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम अपने द्वितीय प्रश्न पत्र के अध्याय निश्चयवाद की संकल्पना के बारे में पढ़ने वाले हैं। मनुष्य का प्राकृतिक वातावरण से वही संबंध है जो कि अन्य सभी प्राणियों का होता है। बहुत प्राचीन समय से ही मानव अन्य जीव जंतुओं के भांति ही रहता था। वह पर्यावरण पर विशेष प्रभावशाली नहीं था जैसा कि आज दिखता है, परंतु 10,000 वर्षों में मनुष्य ने सभ्यता और संस्कृति के नए नए आयाम स्थापित किए हैं। पर्यावरण के उपयोगी जीव जंतुओं और वनस्पतियों का उसने विकास तो किया ही है, परंतु कुछ जीव और कुछ वनस्पतियों को विकास क्रम में इतना पीछे छोड़ दिया है कि उसके संबंध ही उनके साथ बदल गए हैं। मानव और प्रकृति के बीच में जितने भी संबंध हैं, भूगोलवेत्ता उसे 3 शाखाओं में रखते हैं। पहला है नियतिवादी निश्चयवादी या जर्मन स्कूल विचारधारा, दूसरी है संभववादी या फ्रांसीसी विचारधारा और तीसरी है नव निश्चयवादी या अमेरिकी विचारधारा। आज के हमारी इस क्लास में हम निश्चयवादी या जर्मनी विचारधारा के ऊपर ही फोकस करने वाले हैं। निश्चयवाद, हम इसे पर्यायवाद भी कहते हैं। इस सिद्धांत से यह अभिप्राय है कि मानव का विकास वातावरण में रहकर ही होता है। उसकी समस्त क्रियाएं जैसे कि जीवन यापन का ढंग, भोजन, वस्त्र, मकान, आर्थिक क्रियाएं, सामाजिक आर्थिक संगठन आदि सभी प्रकृति के द्वारा ही निर्भर होते हैं। इसलिए मनुष्य को प्रकृति के निर्देशों की पालना करनी चाहिए। इस सिद्धांत का आधार यह है कि प्रकृति ने मनुष्य को बनाया है। प्रकृति ने मनुष्य को बनाया है। मानव जो है वो प्रकृति की ही रचना है और प्राकृतिक वास्तविक वातावरण ही सर्वशक्तिमान होता है। निश्चयवादी विचारधारा का विकास। इस सिद्धांत का जन्म यद्यपि 17वीं सदी में जर्मनी में हुआ था, परंतु इसकी नींव यूनानी दार्शनिकों के द्वारा रखी गई थी। जर्मन भूगोलवेत्ता निश्चयवाद के ही समर्थक थे और रैटजेल को इस विचारधारा का जन्मदाता माना जाता है। 18वीं और 19वीं सदी में कांट, हम्बोल्ट, रिटर आदि सभी जर्मनी के भूगोलवेत्ताओं ने इस विचारधारा के विकास में अपना योगदान दिया। निश्चयवादी विचारधारा के विकास का हमने ये फ्लो चार्ट बनाया हुआ है, जिसमें सबसे पहले स्टार्ट किया था इनको यूनानी और रोमन भूगोलवेत्ताओं ने, जिसमें हेरोडोटस, अरस्तु, स्ट्रैबो, हिप्पोक्रेट्स आदि के नाम आते हैं। फिर जर्मन के जितने भी भूगोलवेत्ता थे उन्होंने इसको बहुत आगे तक बढ़ाया। इनमें कांट, हम्बोल्ट, रिटर, रैटजेल आदि आते हैं। कुछ अमेरिकी विद्वानों ने भी इसी विचारधारा का समर्थन दिया, जिसमें कुमारी सैंपल और हंटिंगटन प्रमुख हैं। फ्रांसीसी विचारधारा बिल्कुल जर्मनी विचारधारा की विपरीत होते हुए भी 2 फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता बोदिन और डिमोलिन्स इसके समर्थक रहे और अन्य में हक्किल, बक्किल आदि सब इसी। अब देखते हैं कुछ जर्मन के भूगोलवेत्ताओं ने निश्चयवाद के बारे में क्या कहा है। कांट ने अपनी पुस्तक भाषणमाला में बताया कि नीदरलैंड के निवासियों के जो आंखें होती है वो आधी बंद और आधी खुली रहती है, क्योंकि वहाँ के वातावरण में असंख्य मक्खियाँ हैं जो उनकी आंखों के आगे उड़ती रहती है। इसलिए उनकी जो आंखें हैं वो प्राकृतिक तौर पर आधी खुली रहती है। गर्म देशों के निवासी सामान्यतः शुष्क, रूखे स्वभाव के और डरपोक होते हैं, जबकि जो उत्तरी ध्रुव के निवासी होते हैं वो रूखे और कायर होते हैं। इसके कारण उनमें कई अंधविश्वास पनप गए होते हैं। हम्बोल्ट के अनुसार हम्बोल्ट ने इस विचारधारा को वैज्ञानिक तरीके से पेश किया और इस बात का अध्ययन किया कि वातावरण का प्रभाव मानव पर कैसे और किस प्रकार से पड़ता है। प्राकृतिक शक्तियाँ मानवीय शक्तियों से अधिक प्रबल कैसे है, इसका उसने वैज्ञानिक विश्लेषण किया था। रिटर, हमें पृथ्वी के नियमों के लिए पृथ्वी से ही पूछना चाहिए, ये रिटर का कथन था और उनका यह कथन नियतिवाद को स्पष्ट करता है। उनका विश्वास था कि भौतिक वातावरण ही मानव के क्रियाकलापों का अध्ययन करता है। रैटजेल, जो कि इस विचारधारा के प्रणेता थे, उन्होंने अपनी पुस्तक एंथ्रोपोजियोग्राफी में कहा
कि पृथ्वी के विभिन्न समूहों का पारस्परिक संबंध होता है। उन्होंने मानव संस्कृति को वातावरण की ही देन माना। नियतिवादी विचारधारा के समर्थकों में कुमारी सैंपल का नाम बहुत अधिक आता है। ये रैडज़ल की शिष्य थी और नियतिवाद की कट्टर समर्थक थी। उन्होंने निश्चयवाद को चरम सीमा तक प्रतिपादित किया था, इसलिए उनके विचार विशेष रूप से प्रभावी रहे। उनके अनुसार मनुष्य भूतल की उपज है। इसका अभिप्राय सिर्फ इतना ही नहीं है कि वो मनुष्य जो है वो पृथ्वी का बच्चा है, उसका धूल का कण है, या पृथ्वी ने माता की तरह उसका पालन पोषण किया है, उसके अपने कर्तव्य निश्चित किए हैं और विचारों को दिशा दी है। उसकी हड्डी, मांस, मस्तिष्क सभी में प्रकृति प्रवेश कर गई है, यहाँ तक उनकी कट्टरता थी। हंटिंगटन ये अंतिम कठोर नियतिवादी माने जाते हैं। नियतिवाद के समर्थन में इन्होंने मानव भूगोल के सिद्धांत, संस्कृति, जलवायु आदि पर कई ग्रंथ लिखे। नियतिवादी विचारधारा का विश्लेषण। नियतिवाद मानव भूगोल की प्रारंभिक विचारधारा है। जिस समय इसका प्रतिपादन हुआ था उस समय तक मनुष्य यंत्रों का विकास नहीं कर पाया था और वह प्रकृति के सामने असहाय ही दिखाई देता था। इसलिए उस समय के भूगोलवेत्ता प्राकृतिक शक्तियों को बहुत अधिक महत्व दिया करते थे। नियतिवाद की आलोचना। निसंदेह फ्रांसीसियों ने नियतिवाद की आलोचना की और इसके लिए कई तर्क भी दिए, जिसमें सबसे पहला है कि चीन में सघन जनसंख्या का होना। चीनी लोग अपने पूर्वजों को कब्र में छोड़कर नहीं जाना चाहते थे, इसलिए विशेष परिस्थितियों के बावजूद भी वहाँ सघन जनसंख्या है। चीन का जो प्राकृतिक वातावरण है वो जनसंख्या की दृष्टि से उत्तम नहीं है, परंतु वहाँ की संस्कृति के कारण वहाँ अधिक जनसंख्या पनपी है। दूसरा है ऑस्ट्रेलिया में गोरों का निवास होना। ऑस्ट्रेलिया जो है वो मकर रेखा के आसपास स्थित है और गर्म प्रदेश माना जाता है, पर फिर भी वहाँ पर गोरों का निवास है। तीसरा है भूमध्य सागरीय प्रदेश चूना युक्त होते हुए भी फलों की कृषि में बहुत अधिक अग्रणी है। पारस की खाड़ी में पाम आइलैंड विकसित होना भी प्रकृति को चुनौती है। सिंचाई सुविधाओं का विकास करके मनुष्य ने फसलीय क्षेत्रों में परिवर्तन किए हैं। जलवायु की कठोरता से बचने के लिए शीतलक, ऊष्मक आदि विकास करके मनुष्य ने वातावरण को अपने अनुकूल बनाया है। कई तरह की दवाइयों और टीकों को बनाकर उसने महामारियों पर नियंत्रण पाया है और बाढ़ आदि से बचने के लिए बांध और एनीकट के निर्माण किए हैं। तो मनुष्य के ये जो निर्माण कार्य हैं ये नियतिवाद को कड़ी टक्कर देते हैं और प्रकृति को बहुत अधिक शक्तिशाली नहीं मानते हैं।